नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग अपन 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आज अपना टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल चार्ज और कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे अपने को फॉर्मल चार्ज एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को फेक चार्ज भी बोला जाता है। फेक चार्ज का मीनिंग ये वास्तव में कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप एक पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं आप, जैसे एग्जांपल आपने ले लिया फॉस्फेट आयन। अब यहाँ पे ये जो 3- चार्ज है ये एक एटम पे नहीं है, ये पूरे इस आयन पे है। ठीक है, इस पूरे आयन पे 3- चार्ज है। तो यहाँ पे पर एटम मतलब पर एटम पे कितना चार्ज है उसका पता करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज का यूज कहाँ पे होता है मोस्टली, यहाँ पे जो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको पता करना है कि पर एटम पे कितना चार्ज है। एक पॉलीएटॉमिक आयन में पूरे आयन पे चार्ज होता है, बट अपन वहां पे एक एटम पे चार्ज नहीं बता सकते। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है कि ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिनरी चार्ज है। मतलब वास्तव में एटम पे ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, बट ये एक इमेजिनरी चार्ज है। अपन इमेजिन करते हैं कि हाँ इस पे ये चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है ना कि फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज वास्तव में क्या होता है, फॉर्मल चार्ज वास्तव में होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये एक डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर में एटम के, कोई भी एटम का अगर मान लो आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और उसके बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर का डिफरेंस, वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। उसके बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अपन ने शो किया है फॉर्मूले में n से किसको शो किया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे u से अपन ने इंडिकेट किया है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। यहाँ पे s जो है वो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर अपॉन 2। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप कितने ले रहे हो, हाफ ले रहे हो। हाफ क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक एटम जो है उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में दो एटम्स, जो मतलब बीच वाला बॉन्ड है तो दो एटम्स के बीच में बना होगा, तो उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं शेयर्ड में। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन उसको हाफ कर दे रहे हैं, मतलब कि एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट हो। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक तरीके से इमेजिनरी चार्ज है पूरा। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और चार्ज को कैलकुलेट करना है। ये बात याद रखिए, कोई भी यदि आप एटम लोगे तो उसका जो चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज जो होगा, वो उसी के बेसिस पे आएगा। जैसे अपन यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे ओजोन का। ओजोन एक क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पे ओजोन एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो साथ जोड़ के ओजोन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपन ओजोन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो जब उसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 0। अगर आपका टोटल 0 नहीं आता है तो आपने कैलकुलेशन गलत की है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर, या जो अपन ये ओजोन कंपाउंड ले रहे हैं ओजोन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इसका टोटल फॉर्मल चार्ज निकाला जाए वो भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब उस कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन करके देखते हैं ओके ओजोन को, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। ओजोन का अपन फॉर्मल चार्ज निकाल के देखेंगे। एक बात याद रखें, फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखें। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो बनाया गया है कि एक एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, या एक एटम के ऊपर कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का क्या रोल एक एटम
का क्या रोल है वहां पे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, वो समझाना है। ठीक है, ये कोई वास्तव में ना तो इसका कोई चार्ज है और ना ही ऐसा होता है। ठीक है, ओजोन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। ठीक है, और ओजोन का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, डबल बॉन्ड बना है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन खाली रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो ओजोन है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एरो शो किया हुआ है, इसका मतलब एटम किसने, इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इसने। मतलब इस ऑक्सीजन ने अपना कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे कोई चीज का कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है। इस ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, इसके पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे बच गए। अब अपन क्या करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd, और उसके बाद अपन इनका क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन ऑक्सीजन 1st का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? n। ये फॉर्मूला क्या था? n - u + s/2। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 माइनस लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास कितने? लॉन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 1। लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने? यहाँ पे 2, प्लस बॉन्डिंग पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है इस पे चार्ज? 6 - 2 + 3 = +1। ओके, देन अपन निकालते हैं ऑक्सीजन सेकंड का चार्ज। ऑक्सीजन सेकंड का चार्ज निकालेंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। उसके बाद इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 × 2 4। ये आ जाते हैं आपके 6 - 6 = 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है? +1। ऑक्सीजन सेकंड पे कितना चार्ज आया है? 0। और अब ऑक्सीजन थर्ड पे चार्ज निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन थर्ड पे जिस टाइम चार्ज निकालेंगे तो वही 6 माइनस, पता तो चल रहा है ये 6 कहां से आ रहा है? ये फर्स्ट 6 आ रहा है यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, और ऑक्सीजन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, प्लस बॉन्डिंग पेयर में कितने? 2। ये हो जाएगा 6 - 7 = -1। तो अब अपन ने बात ये थी कि ओजोन पे टोटल चार्ज कितना होता है, तो इसका टोटल चार्ज निकालेंगे अपन। टोटल चार्ज जब निकाला जाता है तो +1 0 -1। ठीक है, +1 0 -1, +1 -1 कट गया और टोटल कितना रह जाता है अपने पास? चार्ज 0। मतलब ओजोन का जो मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, इसमें चार्ज कितना होता है? 0। इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। अब जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक ऑक्सीजन पे 0 आ रहा है। तो ये एक इमेजिनरी चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, जबकि टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 0 आ रहा है। मतलब आपका जो आपने फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है आपकी। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज का यूज कैसे होता है? सबसे पहले ये लो एनर्जी स्ट्रक्चर पता करने में यूज आता है। अगर मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कोई भी एक कंपाउंड है, उसकी बहुत सारी लुईस स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जांपल है, जैसे ओजोन में ही एक एग्जांपल है कि ओजोन में अगर ये बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट ना होके यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। और जब ओजोन की रियल स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जिसको अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे पूरा, बट अपने को पता करना है कि भाई ओजोन की क्या है ना कि 2 स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज का यूज यूं होता है कि लो एनर्जी स्ट्रक्चर का पता करने के लिए किया जाता है। लो एनर्जी स्ट्रक्चर क्या होगी? जिसपे भी सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा वही स्ट्रक्चर लो एनर्जी स्ट्रक्चर मानी जाएगी। जिस भी स्ट्रक्चर में सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा वही स्ट्रक्चर लो एनर्जी स्ट्रक्चर मानी जाएगी। यहाँ पे तो हालांकि सेम ही होगा, बट ऐसे बहुत से केसेस है जहां पे अपने को एक स्ट्रक्चर में, किसी भी एक स्ट्रक्चर में सबसे कम मतलब फॉर्मल चार्ज देखने को मिलेगा और वही लो एनर्जी स्ट्रक्चर मानी जाती है।
एक बात आप याद रखें, कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम हो, जिसकी भी एनर्जी सबसे कम होगी, लो एनर्जी होगी, वही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हायर एनर्जी प्रेजेंट रहती है तो हायर एनर्जी के एटम, मॉलिक्यूल सब अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे ओजोन के बारे में पढ़ा है। ओजोन के बाद एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं PCl5 का। PCl5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और उसका सबसे बड़ा मतलब एक थिंग है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वह एक एक्सेप्शन है। किसका? वह एक ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, PCl5। तो अपन देख लेते हैं पहले PCl5 को, क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, और उसके साथ ही उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस। तो पहले अपन PCl5 को देख लेते हैं। PCl5 में पहले अपन उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद अपन उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो PCl5 की जिस टाइम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। फास्फोरस की वैलेंसी 5। उसके बाद क्लोरीन, PCl5 पढ़ रहे हैं अपन, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी 7 होती है। तो यहाँ पे सब में अपने को क्या बनानी है? ये 7 बना दी अपन ने। ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने सब में 7 वैलेंसी क्लोरीन की बना दी है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि जो फास्फोरस के जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो आप यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये कितने आ रहे हैं? फास्फोरस के पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। Cl के पास, सब Cl के पास कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सभी Cl के पास टोटल कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे आप देख रहे हो फास्फोरस के पास कितने हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक तरह से क्या होता है? एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि चाहिए कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो ये एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। और अपने को इसी PCl5 में क्या करना है? सभी एटम्स का क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस, और उसके बाद नंबर दे देते हैं इनको 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो फास्फोरस के जब निकालेंगे अपन फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितने होते हैं? 5 माइनस लॉन पेयर, यहाँ पे फास्फोरस के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 10 अपॉन 2, कितने आ जाते हैं? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और क्लोरीन पे जब निकाला जाता है, कोई भी क्लोरीन ले लो, सभी में सेम ही आएगा। क्लोरीन में जब निकाला जाएगा तो यहाँ पे कितने आएंगे? 7 माइनस लॉन पेयर कितने रह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लस बॉन्ड पेयर में कितने आ रहे हैं? 2 अपॉन 2, मींस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब जब इसका टोटल चार्ज निकाला जाएगा कितना आएगा? 0। तो PCl5 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो जाते हैं अपने फॉर्मल चार्ज का पूरा एक्सप्लेनेशन। फॉर्मल चार्ज अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। छोटा सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो इसमें लिमिटेशन में सबसे पहली थिंग आती है, वो आती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं,
जैसे एग्जांपल्स इसके देखने को मिलते हैं BeH2, LiCl, BCl3, BF3, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो अपन यहाँ पे किसी भी एक का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे BCl3 का लेता हूँ, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और Cl के पास कितने हैं? 7। Cl के पास कितने हो गए? 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी साइड में Cl का तो ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। बट जब आप बोरॉन का ऑक्टेट देखोगे तब बोरॉन के ऑक्टेट पे कितने आ रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये क्या करेगा? लेने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉनों को, और इसलिए इनका नेचर कैसा होता है? लुईस एसिड। इनको लुईस एसिड भी बोला जाता है। इनका नेचर एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है एक्सपांडेशन या एक्सपैंड ऑक्टेट। ऑक्टेट का कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें ऑक्टेट का एक्सपांडेशन हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल आपके हैं H2SO4, PCl5, SF6। ठीक है, तो जो भी अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे H2SO4 का ले लेते हैं। H2SO4 का जिस टाइम स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो यहाँ पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, और H2SO4 में यहाँ पे और क्या क्या जुड़ते हैं? H2SO4 में इस साइड जुड़ता है ऑक्सीजन और देन उससे जुड़ता है आगे हाइड्रोजन। यहाँ पे जुड़ता है ऑक्सीजन, देन उससे आगे जुड़ता है हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, है ना? क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये क्या हाइड्रोजन के साथ। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन के दो कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के जिस टाइम देखे जाएंगे तो इस ऑक्सीजन के ये क्या हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के ये 8 कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के देखे जाएंगे तो इसके ये 8 कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के ये 8 कंप्लीट हो गए। पर जब आप क्या देखोगे? जब आप सल्फर के बारे में देखोगे यहाँ पे, तो सल्फर के पास कितने हैं? यहाँ पे ये देखो दो बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। तो जब ये टोटल देखे जाएंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब सल्फर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से। ये आपके H2SO4 की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। इसलिए इनका नेचर कैसा होता है? लुईस बेसिक नेचर होता है इनका। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी थे जिनको ये समझा नहीं पाया था ऑक्टेट रूल, जैसे NO का केस, है ना? एक NO होता है, एक NO2 होता है। ठीक है, इनके केसेस को ये समझा नहीं पाया था। इसमें अपन NO का एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो N और O के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। ऑक्सीजन के पास कितने बचे पीछे? 4 बच गए। ऑक्सीजन के तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा 2 से 3 और हैं ऑक्टेट रूल की, बहुत ही सिंपल ड्रॉबैक है बाकी वाली। ऑक्टेट रूल में सबसे बेस्ट थिंग ये होती है कि ऑक्टेट रूल किसको देखकर चलता है? इनर्ट गैसेस को देखकर चलता है। ऑक्टेट रूल क्या देखता है कि इनर्ट गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जबकि उसके बाद में ऐसे कंपाउंड डिस्कवर कर दिए गए जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जिनोन के, तो वहां पे ऑक्टेट रूल ये समझाने में अनसक्सेसफुल हो जाता है कि किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। उसके अलावा ऑक्टेट रूल से आप इन मॉलिक्यूल्स की शेप पता नहीं कर सकते। ऑक्टेट रूल कभी भी मॉलिक्यूल की शेप को नहीं समझाता है।
उसके अलावा ऑक्टेट रूल कभी भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, जो उनका एनर्जी है, उनको समझाने में भी अनसक्सेसफुल रहा था या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल की एनर्जी या स्टेबिलिटी किस बेसिस पे आंकी जा सकती है। तो ये ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स होने के कारण 5 हैं, ठीक है। फिर भी ऑक्टेट रूल को पढ़ा जाता है और इन सबको क्या पढ़ा जाता है, उनके एक्सेप्शंस की फॉर्म में। ओके बच्चों, तो ठीक है, ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।